ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। आज जिस कहानी की हम बात करेंगे वो है जिनाह की बर्रे सगीर से नाराज़गी। जिनाह बर्रे सगीर से नाराज़ होकर क्यों चले गए और इंग्लिस्तान में उनका मामूल ज़िंदगी कैसा था। जिनाह खामोश और परेशान हैम्पस्टेड हीथ के किसी रास्ते पर खरामा खरामा टहलते हुए एक घर ढूंढ रहे हैं जहां वो हिंदुस्तान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि 5 जून 1929 को ही साइमन कमीशन से इजहार बेजारी करते हुए जिनाह मिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड को लिख चुके थे कि हिंदुस्तान का एतबार सरकार बरतानिया के वादों से उठ चुका है। दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि वफूद के दरमियान जो हम आहंगी 1930 में थी 1931 में पाश पाश हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जिनाह मुकम्मल बेजार हो चुके हैं। उन्होंने ना तो पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में कोई काबिल ज़िक्र तकरीर की और ना ही तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शायद उस वक्त किसी की भी सोच जिनाह से नहीं मिलती थी। 1938 में जिनाह ने अलीगढ़ के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए अपनी बर्रे सगीर से अलहदगी की वजूहात कुछ यूँ बताईं कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसों ने मुझे बहुत परेशान किया। हिंदुओं का नुक्ता नज़र, हिंदुओं की सोच और हिंदुओं के रवैये को देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अब इत्तेहाद की कोई उम्मीद बाकी नहीं। मुझे अपने वतन का सोचकर बहुत मायूसी हुई। हालात बहुत ख़राब थे। मुसलमान बेयारो मददगार थे। उन्हें या तो अंग्रेज़ सिपाहियों के इशारों पे चलना पड़ता या कांग्रेस के इत्तेहादियों के। जब भी मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई तो या तो इन वर्दी वालों ने या कांग्रेस के इत्तेहादियों ने हमारी सारी कोशिशें ज़ाय कर दी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ना तो मैं हिंदुओं की सोच को बदल सकता हूँ और ना ही मुसलमानों को ये एहसास दिला सकता हूँ कि वो कितने अहम हैं। ये सब सोचकर मुझे बहुत मायूसी हुई और इस परेशानी के आलम में मैंने इंग्लिस्तान में रहने का फ़ैसला किया। ये वो ज़हनी कैफियत थी जिसमें जिनाह ने बर्रे सगीर को छोड़ दिया और इंग्लिस्तान चले गए। 6 जून 1931 के एक दिन हैम्पस्टेड हीथ के किसी रास्ते पर खरामा खरामा टहलते हुए जिनाह वेस्ट हीथ हाउस के सामने रुके। उनकी तवज्जो का मरकज़ एक 1980 के गैर यकीनी फ़न तामीर पर बना एक विला था, जो कि बहुत से कमरों और तिकोनी छतों पर मुश्तमिल था। एक तरफ खुद्दाम की रिहाइशें और दूसरी जानिब एक 8 एकड़ पे मुहीत बाग था जिसकी पगडंडियाँ चाइल्ड्स हिल तक जाती थीं। इस घर में एक ऊंचा मीनार भी था जो आसपास के इलाके का दिलकश मंजर पेश करता था। करीब ही लेडी ग्राहम वुड रहती थीं। ये वही खातून थीं जिनसे जिनाह ने ये घर खरीदा था और लेडी ग्राहम वुड जिनाह से अपनी पहली मुलाकात को अक्सर याद करती थीं, जब उन्होंने जिनाह को मोस्ट चार्मिंग, अ ग्रेट जेंटलमैन और मोस्ट कर्टियस कहा था। जिनाह ने पहली मुलाकात में लेडी ग्राहम वुड की सारी शर्तें मान लीं और उनसे अपनी बेटी की तालीम के बारे में मशवरा लिया और अपनी बच्ची को उसी स्कूल में दाखिल कराया जहां लेडी ग्राहम वुड ने उन्हें कहा था, और लेडी ग्राहम वुड से ये दरख्वास्त की कि वो घर में जल्द अज जल्द रिहाइश पजीर होना चाहते हैं। सितंबर 1931 में जिनाह ने वेस्ट हीथ हाउस की मिल्कियत हासिल कर ली और ये चंद साल जो जिनाह वेस्ट हीथ हाउस में रहे ऐसे रहे कि उनकी गुज़िश्ता शादी की तल्ख याद और सियासत से बेजारी उनके दिल में घर किए रही।
ऐसे हालात में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना बम्बई में अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर भाई के पास इंग्लिस्तान चली आईं। और अब की बार फ़ातिमा जो भाई के पास आईं तो उनकी मौत तक उनके साथ रहीं। जिन्ना को फ़ातिमा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। फ़ातिमा के अलावा कभी कभी कायदे आज़म की बेटी अगर अपने अंग्रेज़ी स्कूल से छुट्टियों पर होती तो जिन्ना के पास रहने आ जाती। वो उस वक्त 13 साल की थीं। वो अकेली अपने बाबा के ज़हनी सुकून का सामान थी, वो ज़हनी सुकून जिसकी जिन्ना को उस वक्त शदीद ज़रूरत थी। एक मर्तबा नाश्ता करते हुए जिन्ना ने द टाइम्स के लिटरेरी सप्लीमेंट में H.C. आर्मस्ट्रांग का एक रिव्यू द ग्रे वोल्फ पढ़ा। ये किसी डिक्टेटर की कहानी थी और वो डिक्टेटर तुर्की का कमाल अतातुर्क था। जिन्ना नाश्ते के बाद पैदल चलते हुए गए और किताब खरीद लाए। 3 दिन तक जिन्ना मुस्तफ़ा कमाल की कहानियों में खोए रहे। जब खुद किताब पढ़ ली तो अपनी बेटी को दी और कहा, इसे पढ़ो मेरी बच्ची, ये बहुत अच्छी किताब है। जिन्ना कमाल अतातुर्क का इतना जिक्र करते थे कि उनकी बेटी ने उनका नाम ग्रे वोल्फ रख दिया। वो अचानक किसी कोने से निकलती और अपने नाजुक हाथों से अपने बाबा को पकड़कर कहती, चलो ग्रे वोल्फ, मुझे एक भूत बंगले ले चलो, आखिरकार मैं अपनी छुट्टियों पर हूँ। उन दिनों जिन्ना को सिर्फ़ एक काम करना अच्छा लगता था और वो था वकालत। उनका मामूल होता था कि सुबह 9 बजे नाश्ता करते, गाड़ी इंतज़ार कर रही होती जो उन्हें प्राइवी बार काउंसिल में जिन्ना के चैम्बर्स तक ले जाती। जिन्ना उन दिनों प्राइवी बार काउंसिल में वकालत करते थे और उन दिनों के बारे में लॉर्ड जोविथ कहते हैं कि हम सब जिन्ना की कानूनी सलाहियतों के मोतरिफ थे। जिन्ना की ज़िंदगी महफूज और पुरवकार थी। उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो कभी कभी कार्ल्टन ग्रिल पर खाने की दावतों को कबूल करते और धीमे लहजे में गुफ्तगू करते, क्योंकि जिन्ना अब उतने जोशीले मुकर्रर नहीं रहे थे जितने वो कभी हिंदुस्तान में हुआ करते थे। हफ्ते और इतवार के दिन उन्हें हैम्पस्टेड हीथ से पैदल चलते हुए जैक स्ट्रीव्स कासल तक जाना अच्छा लगता था। ये वही सराय थी जहां मशहूर ज़माना जर्मन फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स अपनी जिलावतनी के दौर में आता और अपने बच्चों के साथ जिंजर बियर पीता। जिलावतनी ख़त्म होने के बाद जब जिन्ना इंग्लिस्तान वापस पहुँचे तो हैम्पस्टेड हीथ के उस आलीशान घर की जगह अब 8 नए मकान जदीद तर्ज पर बना दिए गए थे और वो बाग जो 8 एकड़ पे मुहित था, जिसकी पगडंडियों पे टहलना जिन्ना को अच्छा लगता था, अब वहाँ नहीं था।